Yes, now we are back, everyone. I hope, and now let's just get started with the next chapter, that is agriculture. और इसमें हम लोग descriptive, MCQs and most important question, repeated question, ये एक पूरा perfect series है. अगर आपको chapter revise करना है तो सबसे ज्यादा हमारा बहुत important chapter agriculture हम लोग start कर रहे हैं. जल्दी से मुझे बता दो first question का आंसर क्या होने वाला है. ठीक है, first question का आंसर, which type of agriculture practice is actually very famous in northeast state such as Meghalaya, Assam, Mizoram and Nagaland? जल्दी से मुझे बता दीजिए. Is it zooming, is it slash and burn farming, commercial farming or subsistence farming? तो बच्चा जो स्लैश एंड बर्न होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही क्या कहलाई जाती है, जहां पर लोग झूम झूम के काम करते हैं. इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट इज कॉल्ड एज झूमिंग कल्टीवेशन. होती है स्लैश एंड बर्न ही है, बट इन द नॉर्थ इट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज झूमिंग कल्टीवेशन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बच्चा बोलते हैं झूमिंग कल्टीवेशन. देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, फटाफट से बता दो. ठीक है, फटाफट से बता दो. हमारे चैप्टर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. वन इज प्रिमिटिव, देन वी हैव इंटेंसिव एंड देन वी हैव कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग में एक और छोटू सा पार्ट है, दैट इज प्लांटेशन फार्मिंग. अगर हम इसको शुरू से समझने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब पॉपुलेशन कम थी तो लोग सिर्फ अपनी पेट पूजा करने के लिए खाना खाते थे. लाइक खाया और सो गए, खाया और सो गए, राइट. दे डिड नॉट हैव इंटरनेट टू यूज, दे डिड नॉट हैव एनी अदर जॉब. उस टाइम बस एग्रीकल्चर होता था, जितना उनको जरूरत होता था फैमिली में वो कर लेते. फिर बच्चा धीरे धीरे पॉपुलेशन काफी इंक्रीज हो गई. नाउ देयर वाज अ लॉट मोर प्रेशर ऑन द लैंड. फिर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और अब एक दूसरे के लिए लोग काम करने लगे थे. सो आज एक फार्मर है और वो हजारों दुनिया के लाखों लोगों को फीड करता है अपनी फसल को बेचकर, राइट. सो बच्चा जल्दी से बता दो, एक प्रिमिटिव और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक सबसे कॉमन चीज कौन सी है? क्या मॉडर्न मशीनरी दोनों में यूज होती है? लाइक मैम प्रिमिटिव में मॉडर्न चीजें यूज होती थी क्या? बहुत बड़े जमीन पर करे जाती है, या लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट चाहिए रहता है, या दोनों ही लेबर इंटेंसिव होती है? नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड आपको इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल एबिलिटी लगाना पड़ेगा. जल्दी से बताओ. देखो, मॉडर्न मशीनरी तो फिर पुराने जमाने में कहाँ होती होगी, या बहुत बड़ी जमीन पर करा जाता था, या फैमिली के लिए? दोनों में एक ही रिक्वायरमेंट थी एंड दैट्स करेक्ट एवरीवन. ऑप्शन नंबर डी. दोनों में लेबर तो फिर भी भर भर के ही लगता है. लेबर दोनों में ज्यादा चाहिए. खुद पहले खुद कर रहे थे, फिर ज्यादा लोगों को पॉपुलेशन बढ़ गई तो ज्यादा लोग, दोनों में लेबर चाहिए. ठीक है, दोनों में लेबर चाहिए. उतना ज्यादा मशीनरी भी नहीं आई है कि बहुत बड़ा चेंज आ सके. ठीक है, चलो. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. बचा, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. इससे आप बाहर आपको कुछ भी चीज देखने को नहीं मिलेगी. कमल यूज करता है एचवाईवी सीड्स. एचवाईवी सीड्स एक्चुअली इंडिया में आ गया था 1960s के टाइम पर. इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो एक टाइम होता था वो 3x हो गया था. 1x इज इक्वल टू 3x हो गया था, क्योंकि हम लोग अपने सॉइल में ऐसा सीड डालने लगे थे जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था. ठीक है, वो बहुत ज्यादा हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है. सो बच्चा, हुआ ये कि इंक्रीज हो गई प्रोडक्शन, क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिए, वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया. लेकिन कमल जो है वो किस टाइप की फार्मिंग कर रहा है? ये अब बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो इंटेंसिव है, थोड़ी बहुत लोगों को लेकर रहा है, या वो ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज मैम जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर आ जाएंगे, हाउ कुड वी हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग ओवर देयर? नहीं हो सकता है ना. जल्दी से बोलो फटाफट से. दैट्स करेक्ट एवरीवन. कमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मार्केट के लिए इतना सारे क्या करेगा वो? अगर उसको एक रोटी की जरूरत है तो वो 3 रोटी का काम क्यों करे? उसका एक रोटी में पेट भर जाता है, क्योंकि मैम जो उसके पास ये 2 का सरप्लस बचेगा उसको वो मार्केट में बेच देगा. मार्केट में बेचकर क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा और उस पैसे से अपनी बाकी जरूरतें पूरी कर लेगा, या पैसे को सेव करेगा फ्यूचर के लिए, है ना. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉड क्रॉप्स आर टाइप्स ऑफ डैश. जैद क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, या नन ऑफ दीज? हु इज गोइंग टू टेल मी द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ. ठीक है, जल्दी से बता दो फटाफट से. हु इज गोइंग टू टेल मी द करेक्ट आंसर? ठीक है, चलो. मस्क मेलन एंड वाटरमेलन एक छोटू सा ये सीजन आता है जो बच्चा हमारा जैद क्रॉप का एग्जाम्पल है. यस, ए इज द करेक्ट आंसर. ये जैद क्रॉप होता है. ये एक बहुत शॉर्ट सीजन होता है. जैसे ही हमारी समर और
रेनी सीजन शुरू, समर ऑलमोस्ट मतलब बहुत पीक पर गर्मी होती है एंड काइंड ऑफ रेनफॉल वाला सीजन शुरू होने वाला है, उसके बीच में आपको बहुत ह्यूमिडिटी, मतलब बहुत जब ड्राई होता है ना वेदर, तब ये पानी वाले फ्रूट्स होते हैं एंड वेजिटेबल्स होता है, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड बहुत रखता है। लाइक आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू बच्चा, वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड क्यूकम्बर हैव 99% वाटर इन देम। सो यस डेफिनेटली वो हमें बहुत हाइड्रेशन देता है। तो एक सीजन में जब इंडिया में बहुत ड्राई वेदर चल रहा होता है, इंडिया में लोग लू चल रहा होता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो ये खाता है तो हाइड्रेटेड रहता है और उससे हम लोगों को लू नहीं लगती है। लाइक लू में लोगों की डेथ भी हो जाती है। सो लू बहुत डेडली हवा होती है क्योंकि वो आपके बॉडी के पूरे टेम्परेचर को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर देती है ना, आपका ब्रेन फंक्शनिंग स्टॉप भी हो जाता है। तो यस दैट्स द करेक्ट आंसर, जैद क्रॉप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये बताओ, आपसे पूछ रहा है which of the following is the staple food crop of majority of people in India। staple मतलब होता है बच्चा जो आप डेली कंज्यूम कर रहे हो। स्टेपल का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल इटली के लोग पास्ता खाते हैं, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में डेली स्टेपल फूड इज ब्रेड, लाइक दे आर ईटिंग ब्रेड एवरी डे। आर वी ईटिंग ब्रेड एवरी डे? मे बी नॉट, मे बी सम टाइम, बट हमारे इंडिया में दो स्टेपल फूड है, वन इज व्हीट एंड अनदर इज राइस। तो बच्चा आपसे पूछा मेजोरिटी क्या खाती है? व्हीट इज नॉट द करेक्ट आंसर, अब बताओ जल्दी से। व्हीट नहीं है करेक्ट आंसर, व्हीट इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है, व्हीट नहीं है बच्चा करेक्ट आंसर। अयो, द करेक्ट आंसर इज राइस। राइस आता है मेजोरिटी, मतलब हैशटैग नंबर 1 इज राइस, देन आता है हैशटैग नंबर 2 पर व्हीट। तो मैम इंडिया में लोग राइस ज्यादा खाता है, यस, क्योंकि व्हीट ज्यादातर कहां पर, नॉर्दर्न इंडिया में खाया जाता है, ठीक है। और हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है वो कंपैरेटिवली बाकी सेंट्रल इंडिया से और सदर्न इंडिया से तो छोटा ही लगता है, पॉपुलेशन ज्यादा रहती है बट इतने ज्यादा लोग राइस कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है, इसलिए राइस नंबर 1, नंबर 2 इज व्हीट। डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये हर साल बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। Which of the following crop is grown 3 times in a year and is also called Oz, Aman and Boro in the states of Assam, West Bengal and Odisha? कौन बताएगा आंसर? चलो जल्दी से बताओ आंसर। ये क्रॉप होती है, 3 टाइम आप इसको ग्रो कर सकते हो। यस प्लीज एवरीवन, किस चीज का कैटेगरी होता है और समन एंड बोरो? किस चीज का कैटेगरी होता है मैम? ये व्हीट का नहीं रे, पैडी क्रॉप्स का होता है। पैडी क्रॉप्स मतलब राइस वगैरह। चलो अब ये करो क्वेश्चन जल्दी से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ठीक है, पीवाईक्यू आया हुआ एग्जाम में। बार्ले राबी क्रॉप है, कॉटन खरीफ क्रॉप है, तो जैद क्रॉप क्या है बताओ? अभी तो पढ़ा था हमने जैद, जैद में क्यूकम्बर, सोयाबीन, मस्टर्ड और वीट, अभी तो पढ़ा था, बताओ। वीट हो सकता है, वीट रबी है, ठीक है, हटाओ इसको यहाँ से। कुकुम्बर है, ये भी तो पढ़ा था, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, हाँ 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 हाँ, बहुत ज्यादा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट गिवन बिलो एंड व्हाट विल कम इन द एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स में क्या आएगा? लाइक आपसे पूछा है फूड क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स में भी सीरियल्स आता है, सीरियल जो आप देखते हो वो बने खाने वाले सीरियल। देन वी हैव राइस, व्हीट, और ये क्या है, ज्वार, बाजरा, रागी, यहाँ क्या आएगा? आओ जो देखते हैं क्या फिट कर सकते हैं। वो कोई ग्राम होता है, मेज होता है, मिलेट्स होता है, या पल्स होता है? किसी ने सुना है कि ज्वार, बाजरा और रागी दाल होती है किस तरीके की? हटाओ रास्ते से। अरे भाई मेज तो वो होता है जो मक्का ही होता है, कॉर्न, कॉर्न होता है जो स्वीट कॉर्न, ये भी हटाओ। कंफ्यूजन हो रही होगी ग्राम और मिलेट्स में। भाई ग्राम को हिंदी में बोलते हैं चना, तो चना, ज्वार, बाजरा, रागी थोड़ी है, ये तो एक मिलेट है, मिलेट्स है बच्चा, मिलेट्स है, ठीक है। ये क्या है बच्चा? ये मिलेट्स होते हैं। सो वी आर गोइंग टू फिल मिलेट्स। मिलेट्स होता है मोटा अनाज, लाइक थिक ग्रेन, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ये हेल्थ के लिए काफी न्यूट्रिशियस होता है, बहुत अच्छे होता है, ये आपको जरूर कलेक्टिवली याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वही मैंने फिर जो आपको बताया, जल्दी से क्वेश्चन को करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू? व्हीट, राइस, मिलेट्स या मेज? न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है,
व्हीट, राइस और मेज में कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है, विच इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है और ये खाओगे तो मोटू मोटू हो जाओगे आप, ठीक है, बहुत ही लेजी हो जाओगे। कार्ब्स होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हमको क्या खाना चाहिए, हमको सब कुछ बैलेंस खाना चाहिए। वी शुड बी कंज्यूमिंग फाइबर, कार्ब्स एंड प्रोटीन, ऑल दी थ्री थिंग्स इन अ प्लेट शुड बी देयर। नाउ बताओ बच्चा, व्हीट, राइस, मिलेट्स और मेज, सबको पता है मिलेट्स जो होते हैं, रागी, बाजरा एंड ज्वार, बहुत न्यूट्रिशनल होता है। इंडिया में तो मैम हमें पसंद है, हमें तो मैम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे तो ऐसे वॉमिटिंग वाला फील आ जाता है मिलेट्स के बारे में सोच के, बिकॉज वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता है, अनलाइक रोटीज एंड नान वगैरह से तो बहुत बेकार लगता है। ठीक है, चलो बच्चा जल्दी से बताओ, एक ऐसा टाइप ऑफ मिलेट है जो रिच होता है आयरन में, कैल्शियम में और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और रफ फिश में, मतलब उसमें थोड़ा सा रफ होता है, उसको खाने से आपको पता चल जाएगा कि आप, जैसे आपने कभी नॉर्मल जो चपाती होती है या फिर जो अमृतसर पंजाब में जो मकई द साग और मकई दी रोटी होती है, राइट बच्चा, वो बहुत ज्यादा जो है थोड़ी रफ होती है, उसका टेक्सचर थोड़ा रफ होता है। बताओ, बाजरा, राजमा, ज्वार, रागी, बाजरा राजमा दोनों राइम कर रहा है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? जो बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, जिसमें बहुत ज्यादा, दैट्स रागी। रागी इज फुल ऑफ आयरन, रागी इज फुल ऑफ कैल्शियम एंड रागी इज फुल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो आपको बहुत सारी चीजों से नहीं मिलता है। एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी रिच इन फाइबर एज वेल, इनमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये सब खाना चाहिए आपको। वो बात अलग है कि मैम बोलते सब है, लेकिन हम खा नहीं पाते। चलो जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आइडेंटिफाई द क्रॉप, क्रॉप आपको आइडेंटिफाई करनी है। एक ऐसा क्रॉप है जो बोथ फूड और फॉडर की तरह यूज किया जा रहा है। ये खरीफ क्रॉप है दैट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर बिटवीन 21 से 27। ये एलुवियल सॉइल में, पुरानी एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है, और इसको मॉडर्न इनपुट्स की यूज होता है ताकि इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। बाजरा, ज्वार, रागी, राजमा, इट्स नॉट राजमा, इट्स मेज। बताओ भाई आंसर, जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक शुड बी द आंसर? यस प्लीज एवरीवन। यस, ऑप्शन, नो ऑप्शन राइट, नन ऑफ द अबव, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नाउ इसका आंसर है मेज। ये सब क्वालिटी मेज की है, और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, विच इज अ PYQ। बच्चा ये एक PYQ है, दिस इज अ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अ PYQ। ठीक है, ये पूरा प्रॉपरली आपका एक PYQ है, जो आपको अपेरेंटली याद रखना है, और ये आपसे पूछा गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो जल्दी से बता दो मुझे, हमारे पल्सेस वाला पोर्शन एग्रीकल्चर वाले चैप्टर, मैंने आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कराई है बाय द वे। Which of the following crop do not help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air? अब देखो क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, 78% ऑफ नाइट्रोजन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन इंडियन एटमॉस्फेयर, मतलब पूरा दुनिया के एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, कुछ ऐसे दाल के पौधे होता है बच्चा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एनवायरमेंट से अपने अंदर पूरा रूट्स तक नाइट्रोजन को पहुंचा देते हैं, जिससे जो नाइट्रोजन जब सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करता है। ठीक है, और ये दालें जितनी भी होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, सबसे ज्यादा करती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करता है। इसको पूरे प्रोसीजर को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहता है, जो आपने क्लास 10 के साइंस में पढ़ा भी होगा। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ऑलमोस्ट सभी दाल इसको करती हैं, लाइक उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, ऑल ऑफ दीज दाल डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। बट एक दाल होती है, दैट इज सांबर वाली दाल, जो ये करने से मना कर देती है कि ब्रो मेरे पास टाइम नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का, मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं तो जा रही हूँ। और तुर दाल जो होती है, जिसको अरहर दाल भी बोलते हैं, जिससे सांबर बनता है, तो अब एवरी टाइम यू गोइंग टू ईट सांबर, यू विल रिमेंबर कि सांबर दाल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, वो सॉइल की फर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं। जितनी भी एयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, जितना भी एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको मना कर देती है लेने से। वो प्लांट, जो तुर दाल का जो प्लांट है, जो अरहर दाल दे रहा है हमको, वो मना कर देता है कि मेरे पास नहीं है टाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। बाकी सारी दालें नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, मतलब सॉइल को भी अच्छा करती है, और मैम हमारी बॉडी को भी प्रोटीन देती है। तो दाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया दाल खाता भी सबसे ज्यादा है और उगाता भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखना। इंडिया इज नंबर 1 इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ पल्सेस। हम खाते भी सबसे ज्यादा दाल है और उगाते भी है, तो दोनों में हैशटैग नंबर 1, हैशटैग नंबर 1 है। ठीक है, चलो देन हमारे पास आ जाता है बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, ये तो कोई भी कर लेगा आंखें बंद करके, ऑप्शन ही बहुत इजी है, वेरी इजी ऑप्शन। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? लेट्स आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एवरीवन। ठीक है, जल्दी से साकेत आंसर बोलो बच्चा। द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इज कर्नाटका, असम, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। मैंने हिंट दे दिया आपको,
इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट याद है, नेशनलिज्म में मैंने पढ़ाया था, याद भी दिलाया था, माइंड मैप वाला पोर्शन जब कराया था। तो सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है एक्चुअली में असम। करेक्ट है बच्चा, ऑप्शन से आप ऑड वन आउट भी कर सकते थे, असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ओके, चूज द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड एरियाज दे आर ग्रोन इन। चलो जल्दी से करो, फटाफट से करो। एक करेक्ट है, मतलब 3 बाकी गलत है ना, ये तो हुआ ना, हाँ ऑब्वियसली यही हुआ। तो ग्राउंडनट असम में होती है, टी अरे टी गुजरात में होती है, कॉफी कर्नाटका में होती है, शुगर केन छत्तीसगढ़ में होती है। छत्तीसगढ़ में मेजरली मिनरल्स एंड कोल्स ये सब मिलेगा, बहुत रेयरली आपको वहां पर एज सच एग्रीकल्चर बहुत बड़े स्केल पर नहीं मिलेगा, बट यस मिल जाएगा। बट बड़े स्केल पर मिलेगा तो मिनरल्स। ग्राउंडनट है गुजरात में, मतलब ये ऑपोजिट लिखा हुआ है, ऑपोजिट है बच्चा दोनों। ग्राउंडनट गुजरात, टी असम। कॉफी कर्नाटका सही लिखा हुआ है, शुगर केन नॉर्थ छत्तीसगढ़, कॉफी कर्नाटका इज ग्रेट। ठीक है, तो अब आप इससे याद रखना, सीके सीके याद रख लेना, है ना, केक कॉफी कुछ ऐसे करके कोई शॉर्ट टिक बना लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। वाह, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। Which of the following is most likely reason why the government of India introduced a comprehensive land development program in 1980s and 1990s? हमारे यहाँ पर जमीन बहुत दिक्कत में थी, फार्मर्स बड़े प्रॉब्लम में थे। ऐसा क्या किया होगा कि गवर्नमेंट कुछ अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स लेके आई थी? क्योंकि मैम जो फार्मर्स थे अक्रॉस द कंट्री, अर्लियर पॉलिसीज किसी एक स्टेट में ही कंसर्न थे, क्योंकि फार्मर जो क्रॉप कर रहे थे उनकी एग्रीकल्चर में ज्यादा सब्सिडी नहीं मिल रही थी। टू हेल्प फार्मर्स बाय द लैंड विच रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द भूदान एंड ग्रामदान, ताकि जो गवर्नमेंट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके जमीन को, ताकि भूदान और ग्रामदान हो सके। टू इनकरेज फार्मर्स टू प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल स्ट्रेस। यस प्लीज एवरीवन, व्हाट डू यू गाइस थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से मुझे बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बता दो। सबको पता है कि ऑब्वियसली मैम यहाँ पर ये बहुत ज्यादा लेट बात हो रही है, लाइक ये भूदान ग्रामदान वाज ड्यूरिंग 1950s 1960s, ये हो चुका था, तो ये तो काफी पहले की बात है। देन बच्चा एनवायरमेंट से रिलेटेड ऐसा कुछ लैंड डेवलपमेंट अभी आया नहीं है इस टाइम पर, और होता तो उसमें कुछ तो एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें होती। अब कंट्रीज जहां पर बच्चा क्या है, टू हेल्प फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, जो दूसरे कंट्रीज में सब्सिडाइज है उससे हमें क्या फायदा होगा? मान लो कि मेज जो है वो अमेरिका में सब्सिडाइज है, सब्सिडाइज का मतलब होता है कि अमेरिका अपने फार्मर्स को बहुत अच्छा पैसा दे देती है, तो फार्मर्स को क्रॉप ऑलमोस्ट फ्री बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडी। अब सब्सिडी की वजह से वो लोग तो अपना बढ़िया पैसा कमा लेते हैं, तो इससे हमें क्या फायदा? ऑब्वियसली बच्चा, ताकि हम लोगों की जो अर्ली पॉलिसीज थी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी पॉलिसी थी बच्चा जिसने सिर्फ कुछ ही फार्मर्स को, कुछ ही स्टेट के फार्मर्स को हेल्प किया था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही डेवलपमेंट रहते रहते हो गया था। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ठीक है बच्चा, दैट्स द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर? इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प नहीं करेगा? इंप्रूव करेंगे अगर हम अपना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मॉडर्नाइज होगा क्या एग्रीकल्चर? अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज लगाएंगे तो एग्रीकल्चर तो मॉडर्नाइज होगा, सही बात, आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाई भी करेंगे। अगर हम इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, बाहर भेजेंगे अगर, और उस पर ड्यूटीज इंक्रीज कर देंगे, इंपोर्ट मतलब होता है मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब भागना, या फिर इन्वेस्टिंग इन रिसर्च इन मीटेरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट। देखो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कंफ्यूजन हो रहा होगा इस आंसर में और इस आंसर में। अगर बच्चा रूरल एरिया अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा तो चीजें अच्छी होंगी, सिंपल सी बात है ना। अगर रूरल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो चीजें भी अच्छा होंगी। अगर हम लोग ये इंक्रीज कर देंगे ना तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अगर मान लो हमारे इंडिया से कुछ चीजें बाहर जा रही है, हमारे इंडिया से सबसे ज्यादा मैंगो, अच्छी क्वालिटी का केसर जिसको इंग्लिश में सैफरॉन कहते हैं, या फिर कोई भी स्पाइसेस होते हैं लाइक पेपर, है ना, जिसको काले मिर्च कहते हैं, इलायची, कार्डमम, तो ये कुछ ऐसी बहुत एक्सपेंसिव चीज हैं जिससे इंडियन फार्मर्स बहुत पैसा कमाते हैं, राइट। और पैसा कैसे कमाएंगे? जब वो चीजें इंडिया से बाहर भेजेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अगर यहाँ पर एक दरवाजा बना दे और बोले आपसे कि आप मुझे ये सब चीजें बाहर बेचने से पहले पैसा दे के जाओ, आप इस पर फाइन दो, सब्सिडी दो, ये दो, चार्जेस दो, एक्सेट्रा, तो बच्चा फार्मर की जो क्रॉप होगी वो ऑलरेडी महंगी हो जाएगी, उसका मार्जिन जो मतलब जो प्रॉफिट कमाना चाहता था फिर वो प्रॉफिट भी कमाएगा। अरे सुनो ध्यान से, मान लो कि बच्चा वो मार्केट में 50 रुपीज का कुछ बेचना चाहता था और वो एकदम जेन्युइन प्राइस है,
कोई भी उसके लिए इतना तो पे कर देगा। लेकिन अगर बच्चा गवर्नमेंट ने उस पर बोला कि नहीं आप 100 रुपीज मुझे दो, टोटल कॉस्ट कितना हो गया 150। ना 150 में आप किसी भी फार्मर को लगेगा कि वो 150 रुपीज का एक मैंगो खरीदेगा क्या, या 150 रुपी का जरा सा मसाला वो खरीदेगा क्या, लाइक बिल्कुल ऐसे 0.5 ग्राम्स, नहीं ना। तो बच्चा गवर्नमेंट कभी भी इंक्रीज नहीं करती है, गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है। गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए इंपोर्ट करने पर। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, दुबई जैसे कंट्रीज में, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में जहां पर चीजें बहुत सस्ती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जी वैगन इज वेरी एक्सपेंसिव, लाइक 3-4 करोड़ तक चले जाती है। वही जी वैगन दुबई में इज लाइक 1.5 CR, 1.5 करोड़ में वो आ जाती है। बहुत कुछ बिल्कुल बेसिक ले लोगे तो 1 CR, 1.5, 1.25 CR में आ जाएगी। लेकिन इंडिया में वो क्यों एक्सपेंसिव है, तो हम बाहर से मंगा लेते हैं। अरे जब तुम बाहर से इंडिया में मंगाओगे तो बॉर्डर पर गवर्नमेंट बैठी है, वो इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा देगी, ठीक है, तो वो इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा देगी और एक्सपेंसिव कर देगी। तो आप बोलोगे अरे नहीं नहीं, कंपैरेटिवली तो इंडिया में ही सस्ती पड़ रही है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बच्चा इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है उस पर टैक्स लगाया जाता है, एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगाया जाता। जो चीज हम बाहर बेचने जा रहे हैं उस पर गवर्नमेंट कभी टैक्स नहीं लगाएगी, बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारे फार्मर्स और अच्छा ग्रो करें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अर्न करें, ठीक है। दैट्स द होल कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी यू कैन एक्चुअली डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स सी कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर पाएंगे। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ माहिर हु प्रैक्टिसेस ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने घर की छत पर। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू अबाउट माहिर, क्या इसमें से बात सच हो सकती है, मतलब 3 बात झूठ है। वो एक फार्मर है प्रोफेशन से, क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो फार्मर जैसा लग रहा है, नहीं मैम उसने तो नहीं लग रहा है, ऐसा तो हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ खरीफ क्रॉप ग्रो कर रहा है अपने रूफटॉप पर, हमें वो भी विजिबल नहीं है। वी आर नॉट श्योर वो खरीफ, जैद या फिर कौन से कर रहा है क्रॉप ग्रो। या फिर हम बोल सकते हैं उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो अपनी छत पर क्रॉप को ग्रो कर रहा है। ही लुक्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, उसके घर की छत है, मतलब उसके पास घर है। तो उसका घर थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा ही, घर होना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। तो फिर तो वो गरीब तो नहीं है, वो अफोर्ड कर सकता है। बट ये बच्चा ही इज प्रैक्टिसिंग एट सर्टेन टाइप ऑफ फार्मिंग जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। वो अपने घर के छत पर प्रैक्टिस कर रहा है फार्मिंग का, ठीक है। वो अपने घर पर छत पे फार्मिंग कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सबसे मोस्ट लाइकली आउटकम है। दिस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। समझ में आया सबको, नहीं समझ में आया तो बताना। चलो तो अरे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट वन। मतलब क्या बात हो रही है, इंडियन फार्मर्स अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम सीरियल्स टू फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सेट्रा एंड जूट इज इन हाई डिमांड इन द इंडियन मार्केट। इनमें से 3 में से 2 स्टेटमेंट सही है मैक्सिमम, क्योंकि या एक भी हो सकती है, बट मैक्सिमम 2, मिनिमम एक सही है और मैक्सिमम 2, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है। व्हाट डू यू गाइस थिंक दैट शुड बी द करेक्ट आंसर? इंडियन फार्मर्स आर डाइवर्सिफाइंग द क्रॉपिंग पैटर्न, इंडियन फार्मर्स अपना क्रॉपिंग पैटर्न डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हाँ। यस, ये बिल्कुल सच बात है कि यस वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आवर क्रॉपिंग पैटर्न। थोड़ा सा एग्रीकल्चर में फार्मर थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं। ऑल्सो बच्चा अगर डेवलप करेंगे तो शिफ्ट करेंगे नॉर्मल जो वो अपने रोटी चावल है ना, वीट और राबी जो वीट और राइस की खेती करते थे, अब वो महंगी महंगी फ्रूट्स की खेती भी कर रहे हैं। अब वो एवोकाडो भी उगा रहे हैं, अब वो नए नए बहुत ही जो एकदम सिट्रस वाले फ्रूट्स होता है जो इंडिया की में जिसकी कल्टीवेशन नहीं होते, वो उस पर मूव ऑन कर रहे हैं। बट जूट हाई डिमांड में नहीं है, जूट बिल्कुल भी डेफिनेटली इंडिया में हाई डिमांड में, जूट मार्केट आज भी सफर करे, बिकॉज मैम हमारे पास उसके सस्ते ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है बच्चा, जिसके सस्ते ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, आराम से करना, आराम से, दिल से सोच के समझ के प्यार से करना, कोई जल्दबाजी नहीं, नो जल्दबाजी एट ऑल।
Yes, everyone. Fertilizers, pesticides, and insecticides, which once showed dramatic results, are now being held responsible for degrading the soil. Infer the positive effect of these inputs noticed earlier from the following statement. Yes, please, everyone. ठीक है. Now let's try to understand options में क्या क्या लिखा है. ये these inputs have shown increased outputs and productivity. There are integral. These are very integral to the process of reducing agrarian process. These inputs can cut the amount of harvestable produce. These are the leading cause of mortality and health problems. Very nice, very nice. बहुत beautiful question है. आपसे पूछ रहा है कि जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हमने इंट्रोड्यूस किया था, इंसेक्टिसाइड जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, मतलब ऑल ऑफ दीज आर केमिकल, राइट? ऑल ऑफ दीज आर केमिकल. शुरू में तो ये बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट, मतलब इन्होंने मैम फूड सिक्योरिटी अच्छी कर दी, सारी चीजें अच्छी कर दी, बहुत अच्छा हो गया है सारी चीजें इनके. लेकिन इन फॉर द पॉजिटिव इफेक्ट, कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं? मतलब 3 चीजें नेगेटिव है. अब नेगेटिव क्या है? दे आर लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम. दीज इनपुट्स कैन बी कट द अमाउंट ऑफ हार्वेस्टेबल प्रोड्यूस. क्या ये नेगेटिव है? These are integral to the process of reducing agrarian losses. ये तो फिर या फिर these inputs have shown increased output and productivity. आंसर मिला सबको, सबको आंसर मिल गया होगा. आंसर हो जाएगा बच्चा. यहां पर सिर्फ पॉजिटिव बात हो रही है क्योंकि इनसे इंक्रीज हो गया था आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी. रिड्यूस नहीं किया एग्रीगेरियन लॉस, यहां पर इंक्रीज कर दिया. ठीक है. सो ये नेगेटिव लिखा है, पॉजिटिव ढूंढना था. ये भी नेगेटिव लिखा है और ये भी नेगेटिव लिखा है, सिर्फ यही पॉजिटिव लिखा था. बस यही करना था क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है. बहुत सुंदर से क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ लेते हैं. There are states in India that are using fertilizer, pesticides, and insecticides at an excessive level to increase their agriculture production. Identify the states which are at a prominent level from following options. मतलब सभी एक्सेसिव लेवल पर इंसेक्टिसाइड्स ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा है? आई थिंक ये पूछा है. आप लोगों को क्या लगता है? ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, डी? कर्नाटका, केरला, हरियाणा, पंजाब, पंजाब गुजरात, हरियाणा तेलंगाना. नाउ बच्चा एक बात बताओ, क्या गुजरात भी सच में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहा होगा? तेलंगाना के साथ हरियाणा आ गया है, ठीक है, हम समझ रहे हैं. और केरला, कर्नाटका इतना ज्यादा नहीं कर रहा होगा. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन लोगों के पास ही ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा हुआ था और इन लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत फायदा उठाया भी. दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. दे हैव टेकन अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल. ठीक है, चलो, वेरी गुड एवरीवन, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सुंदर है क्वेश्चन. करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन. फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड्स द बेस फॉर फूड सिक्योरिटी. और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्रीमेंट है फूड अवेलेबिलिटी के लिए. सही बात है, जितना ज्यादा फूड अवेलेबल होगा उतनी फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, उतना अवेलेबल भी हो रहा है. तो यस, दैट्स दैट. व्हाई इज दिस ट्रेंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल क्रॉप्स? लेकिन ये जो पूरा पैटर्न है, अब ये इंडस्ट्रीज में क्यों, मैक्सिमाइजेशन क्यों हो रहा है प्रोडक्शन का? आपके हिसाब से सबसे करेक्ट आंसर, हमने लैंड यूज पैटर्न इंप्रूव करना है, लाइक सीरियसली? या फिर इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, मॉडर्न पे आ गए हैं मैम, कैसी बात कर रहे हो? फर्टिलिटी उससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट यस, हमें ज्यादा इनकम चाहिए, हायर अर्निंग चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने आशीर्वाद आटा ऐड देखा है, बिरयानी चावल का ऐड देखा होगा, टाटा सॉल्ट, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट फूड वो, बट ठीक है, वो इवेपोरेशन से बनता है. आपने बहुत सारी ऐसी चीजों का ऐड देखा होगा. आपने एक टोमेटो केचप का ऐड देखा होगा, है ना, किसान टोमेटो केचप देखा है वो ऐड? टमाटर को पूरा है वो कर रहे हैं, पूरा उससे केचप बना रहे हैं. तो क्या है? दिस इज ऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन. वो कंपनीज फैक्ट्रीज में जाके बनने लग गया है, मतलब ज्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग, अब उसको मॉल्स में जाके बेच रहे हैं, ज्यादा इनकम जनरेट हो रहा है. एक टमाटर जो मतलब अभी थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, 30-20-40 रुपीज केजी फ्लक्चुएट करता रहता है. बट केचप मिलती है क्या इतनी सस्ती? नहीं मैम, कहाँ मिलती है केचप, और वो भी इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स के साथ मिलती है. तो जिससे इनकम भी इंप्रूव होती है और प्राइस भी बढ़ता है चीजों का. ठीक है, हायर इनकम जनरेट होती है. चलो बच्चा, राइट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी. ओके, चलो आप कर लेते हैं थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन. सबसे ज्यादा आपसे पूछा है वाई एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ इंडिया, या फिर फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर क्यों करते हैं. दैट्स द मेन क्वेश्चन. प्लीज ट्राई टू रीड आउट. इस पूरे पोर्शन को आप ध्यान से पढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. पीडीएफ चाहिए रहेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा. एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग रीजन. इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज्ड है. बहुत पुराने जमाने से ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है, बहुत पुराने जमाने से हम लोग जो है आपका
एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड जो हम डेली बेसिस पर खाते हैं, तो अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ बच्चा ग्रेन के बिसाइड्स ग्रेन बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग रॉ मटेरियल भी बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन के लिए हम लोग कॉटन इंडस्ट्री के लिए टेक्सटाइल के लिए कॉटन बना रहे हैं, सिल्क बना रहे हैं, ठीक है, रबर बना रहे हैं रबर फैक्ट्रीज के लिए। तो ये सबका नॉन फूड क्रॉप जो होते हैं, जूट बना रहे हैं टेक्सटाइल में, तो ये सब क्या है, ये सब बाकी सब इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी है। And then besides that, some agriculture products like tea, coffee, not species, spices, etc. also हम बाहर भी भेजते हैं। तो बहुत जरूरी है, ये हमारा पूरा फीचर्स होगा और ये हमने कुछ हमारी बातों को मेंशन कर दिया हमारे एग्रीकल्चर वाले पोर्शन के बारे में। चलो, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई टू इमेजिन कि आप इसमें क्या क्या लिखोगे, क्या क्या चीजें मेंशन करोगे। आपसे पूछा एक्सप्लेन करो, ठीक है। राइट नाउ वी कैन सी एक्सप्लेन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, हाउ इट इज नोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन भी कर सकते हो, लिखने की भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है इसमें, राइट। चलो, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर। Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो फार्मर्स जो भी एरिया होता है उसको छोड़ के दूसरे फ्रेश पैच को क्लीन कर लेता है कल्टीवेशन के लिए। ये जो हमारी शिफ्टिंग होती है, जो जमीन डैमेज हुई थी उस टाइम तक उस पर कुछ कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो उतने में उसकी फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी, राइट। उसकी फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी, वो भी नेचुरल प्रोसेस। लेकिन इस पर प्रोडक्टिविटी बहुत लो रहती है। क्यों मैम? इसमें हम ना तो कुछ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ना मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली कमी रहेगी। आप अपने घर में टमाटर लगाओगे तो एक टमाटर को 2-3 महीने लग जाएंगे बहुत इजीली, 1 महीने तो कहीं नहीं गया। उसमें भी इतना छोटू सा टमाटर आएगा, लाइक इत्तू सा, उसका ना सब्जी बना सकते हो ना उसको खा सकते हो, वो बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अगर सेम चीज अच्छे इंसेक्टिसाइड्स, अच्छे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर डाले जाएंगे तो 1 महीने में बहुत सारे टमाटर का खेती भी किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इनपुट बहुत कम होता है। इंटेंस ये वाला जो एग्रीकल्चर होता है इसमें सिर्फ घर का काम चलाने के लिए, एक फैमिली का काम चलता था बस, ठीक है। नाउ इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल झूमिंग कल्टिवेशन कहा जाता है मेजरली नॉर्थ ईस्ट में, है ना। पमलऊ कहा जाता है मणिपुर में, और ब्राजील में जैसे रोका कहा जाता है इसको। दीपावल कहा जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, और अंडमान निकोबार में इसको दीपा कहा जाता है। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है बच्चा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। बाकी और भी सबका नाम जानना हो तो इधर आंसर मिल जाएगा। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। मेक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कोनोको कहा जाता है, ब्राजील में रोका, वियतनाम में रे, एंड सेंट्रल अफ्रीका में मसोले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है बच्चा। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम लोगों ने कर लिया। अब बताओ ये क्वेश्चन में हम क्या क्या लिख सकते हैं। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीवीवीआईपी क्वेश्चन है, लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक बतानी है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोडक्शन कर दिया, मैम ये कैसी फार्मिंग होती है जहां पर फार्मर सिर्फ खुद के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए चीजों को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए बच्चा? सेल्फ कंजम्पशन के लिए चीजों को ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चीजों को ग्रो कर रहे रहते हैं। रुको 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 रुको, ये क्या हो गया, क्या हो गया, रुक जाओ, हटो। लाइन थिकनेस विल बी यस दिस मच इज करेक्ट, ठीक है बच्चा। क्या है? ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है। देन ये प्रैक्टिस होती है स्मॉल पैचेस ऑफ जमीन पर। फिर भाई वही हरकत, मतलब पागल वागल हो गए हो क्या? कुछ है पागल वागल हो गए। ये क्या बच्चा? स्मॉल पैचेस ऑफ जमीन पर यूज होती है। इसमें प्रिमिटिव टूल्स जो हाथ से बनाए गए टूल्स होते हैं वो यूज होता है। कंप्लीटली अपने मॉनसून पर, नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करती है। फैमिली में लेबर जो अवेलेबल होता है वही यूज होता है। बहुत कम प्रोडक्शन होता है और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर चैप्टर। ये आपको टिप्स पर पता होना चाहिए, ये आपको टिप्स पर पता होना चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैंने मेंशन कर दिया है, वंस अगेन आई विल मेंशन दिस इज वीवीआईपी क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम में 1000% देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहां पर आपसे बोल रहा है अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Establish the difference between commercial farming and subsistence farming with the help of a suitable example. दोनों में डिफरेंस 5 मार्क का पूरा प्रॉपर क्वेश्चन है। 5 आउट ऑफ 5 कहीं नहीं गए आपके, 5 आउट ऑफ 5 कहीं नहीं गए इसके, अगर आप आंसर
ऐसे लिखोगे। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, स्मॉल पैचेस पर होता है, बड़े पैचेस पर होता है, बहुत पुराने जमाने की टेक्निक यूज होती है, मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स यूज होते हैं मैम, इरिगेशन भी मिनटों में हो जाता है। यहाँ पर जहां पर बहुत ज्यादा लोग हाथ से इरिगेशन कर रहे हैं, पानी को बहुत दूर दूर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हैंडपंप से वो इरिगेशन कर, देयर इज नो ट्यूबवेल्स, देयर नो इलेक्ट्रिसिटी, राइट। प्रोडक्शन सिर्फ फैमिली के लिए होती है, प्रोडक्शन मार्केट में बेचने के लिए होती है। मॉनसून पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से इरिगेशन करते हैं, फैमिली मेंबर्स ही लेबर होते हैं, लेबर्स को हायर किया जाता है पैसों में। कॉस्टली फर्टिलाइजर नहीं होता है, यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है। यहाँ पर आप घर से में बना हुआ मेन्योर, घर में बने हुए फर्टिलाइजर ही यूज कर लेते हो। बस ये दोनों का सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो तीनों टाइप की फार्मिंग पता होनी चाहिए, तीनों टाइप की फार्मिंग, प्रिमिटिव भी पता होनी चाहिए, एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों, और प्लांटेशन जिसमें कॉमर्शियल वाले में प्लांटेशन आता है, तीनों टिप्स में पता होना चाहिए। एक किसी क्रॉप के बारे में, व्हीट राइस के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है, ये पता होना चाहिए, केस बेस्ड स्टडी आ सकती है, एग्रीकल्चर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लो भाई जो बच गया था। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, बहुत बच्चे आपसे पूछ भी रहे थे कि प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी बताना है, जल्दी से बताओ इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, क्विकली बताओ। चलो, प्लांटेशन फार्मिंग सबको ही पता है। प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में, प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। दिस फार्मिंग है सिंगल क्रॉप उगाई जाती है बहुत बड़े एरिया पे, बहुत सारा पैसा खर्च करके और बहुत सारे लेबरर्स को बुलाकर। यस, दैट इज व्हाट प्लांटेशन, एग्जांपल टी, कॉफी, रबर, शुगर केन एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, बड़े एरिया पर होती है, बहुत पैसा चाहिए होता है, लेबर बुलाना पड़ता है, मेनली मार्केट के लिए होता है, अनप्रॉफिट अर्न करने के लिए, इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल देता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज को। एज इट इज लिखना है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो अब दिखाई देने लगेगा। एज इट इज लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगा, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही मिल जाएगा, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल 700 पेज का पीडीएफ रहेगा, सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। हमारे पास 3 मेन क्रॉपिंग सीजन हैं। यस, करेक्ट बात है। कौन कौन से सबको पता है, ठीक है। ओके, क्या है, मेंशन द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड्स, कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है मैम, 3 होते हैं, सबको पता है, इंट्रोडक्शन कर दिया बहुत अच्छे से चैप्टर का, मतलब आंसर का। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, एब्सोल्युटली करेक्ट, रबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप। रबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप 3 क्रॉपिंग सीजन है, इसके अलावा तो हमने कुछ सुना नहीं है ना पढ़ा भी है। रबी के बारे में लिखो, खरीफ के बारे में लिखो, जैद के बारे में लिखो, ठीक है, तीनों के अंडरलाइन कर देना, अंडरलाइन मत करना, मत भूलना। रबी और खरीफ के बीच में एक शॉर्ट सीजन आता है जिसको जैद सीजन, एग्जाम्पल लिख के खत्म करो। खरीफ क्रॉप मैम जब मानसून आने वाला होता है तब उगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। राइस में ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट मेन खरीफ क्रॉप है। फिर हम राबी क्रॉप को बोते हैं, विंटर आने वाला होता है, मतलब अभी राबी सीजन को बोया जा रहा है, राइट बच्चा, और इसको हम अप्रैल से जून में काट लेंगे। गेहूं, बारले, पीस, ग्राम एक्सेट्रा रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक 100% एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 1000%। अगर रबी नहीं आएगा तो खरीफ आएगा, कभी खरीफ नहीं आएगा तो रबी क्रॉप आएगा, आएगा जरूर कुछ ना कुछ, ठीक है, आएगा कुछ ना कुछ जरूर बच्चा, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपको क्या नहीं बताया है, देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है।
इसमें आपको बताया ही नहीं है कि क्या लिखना है। नाउ लिसन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लुक एट दिस। What are growing condition required for the main staple food crop of India? Mention the main growing regions. ठीक है, What are growing condition required for main staple food? मतलब किसके बारे में पूछा है? Main crop, rice. Do not think about wheat. वीट लिखने वाले गए, नंबर गया भाई, 3 नंबर चले जाएगा। राइस लिखना है, राइस इज द स्टेपल फूड। यहाँ पर बच्चा दो तरीके की नॉलेज लगेगी। अब रट्टा वालों का कुछ नहीं हो सकता ऐसे क्वेश्चंस में। पता होना चाहिए कि हैशटैग नंबर 1 पर राइस आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर राइस के बारे में लिखना है। पता ही नहीं कि पता चला मैम वीट के बारे में लिख गए, पता है कितने -1 मार्क्स मिल जाएंगे 5 में से। चलो अब क्या क्या लिखेंगे, आ जाओ देख लो। सबको पता है राइस होता है, टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री से 27 के बीच में चाहिए, अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए, वो भी हाई ह्यूमिडिटी के साथ। खरीफ सीजन में आता है मेजरली कहाँ, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है बच्चा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। चलो अब बात करते हैं, दो ऐसी स्टेट बता दो जहां पर दाल बहुत सबसे ज्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसके बाहर से चीजें आपको कम ही पढ़नी पड़ेंगी। जल्दी से बता दो कि हमारा सबसे ज्यादा पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। पल्स टॉफी की बात नहीं हो रही है, पल्सेस मतलब दालें। दालें सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबको पता है मैम। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका में सबसे ज्यादा क्या होती है बच्चा, सबसे ज्यादा हमारी पल्स प्रोड्यूसिंग है ये। ठीक है, दाल उगाते हैं ये देश। इंपॉर्टेंस पल्सेस का, यस इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट है मैम। ये मेजर प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन डाइट में। लेगुमिनस क्रॉप होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। अरहर को छोड़ के लिखा है देखो उधर, ये लिखना मत भूलना, टीचर इंप्रेस हो जाएगा, बिकॉज ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का डेटा है और एनसीईआरटी का डेटा हमेशा जरूरी होता है। एवरी टाइम यू आर राइटिंग एनीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने पढ़ाई करी है। भले ही आपने पढ़ाई नहीं करी है तो ऐसे आंसर लिखो जरूर, ओके, जो एनसीईआरटी से इंस्पायर होता है। पल्सेस को बहुत कम मॉइस्चराइजर चाहिए रहता है, इवन ड्राई कंडीशन में भी ये ग्रो कर जाती है। ठीक है बच्चा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। नाउ वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। कुछ ऑयल सीड्स के बारे में बता सकते हैं। हाँ जी मैम, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन ऑयल, सेसमे, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, ये ऑयल सीड्स काफी एडिबल होते हैं, कुकिंग मीडियम्स के लिए यूज होता है, रॉ मटेरियल के लिए भी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो और कर लेते हैं, फिर वील बी डन विद द एग्रीकल्चर चैप्टर एज वेल। ठीक है, चलो सबसे पहले तो रबर के बारे में एक हमारा पूरा मतलब इंपॉर्टेंस वाला पोर्शन था। रबर वाला किधर चला गया, चलो रबर वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है। ओके चलो, ये भी बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार, बिल्कुल भाई वीवीआईपी क्वेश्चन, बिल्कुल वीवीआईपी क्वेश्चन है। डिस्कस द जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ व्हाट बच्चा, ऑफ आपका गोल्डन फाइबर एंड कॉटन। ठीक है, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, कॉटन को थोड़ी कहा जाता है। किसके बारे में आंसर है भाई, जूट आएगा दैट, नॉट कॉटन, है ना, गोल्डन फाइबर जूट। ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे फ्लड प्लेन्स में ग्रो हो जाता है और इसका कलर भी गोल्डनिश होता है, ब्राउनिश, तो उसको गोल्ड कह देते हैं। ऑल्सो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इसलिए इसको हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है ज्योग्राफिकली। अच्छा दोनों पूछा है अलग अलग टर्म में, ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रो गोल्डन फाइबर एंड कॉटन, बच्चा सही लिखा है, बट यहाँ पर आपको एंड लिखना चाहिए था ना, एंड। ठीक है, यहाँ पर एंड आएगा और ये 1 और 2 ही पॉइंट है। कॉटन हमारा जो है ब्लैक सॉइल, डेकन प्लेटी वाले एरिया में ब्लैक सॉइल पर होता है। इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है, रेनफॉल भी थोड़ी कम कम चाहिए रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 210 दिन बिल्कुल भी ओस नहीं चाहिए रहती है। ब्राइट सनशाइन चाहिए रहती है जब कॉटन ग्रो करा है, वरना कॉटन खराब हो जाएगा अगर उसमें थोड़ा सा भी वेटनेस हो गया। ये खरीफ क्रॉप है, उसके 6 से 8 महीने चाहते रहते हैं आपके मैच्योर होने के लिए। ठीक है बच्चा, चलो अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, और वो हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर चैलेंजेस जो हमारे फार्मर्स फेस करते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर चैप्टर और एग्रीकल्चर फार्मर्स करते हैं, तो फार्मर्स को क्या क्या चैलेंज फेस होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखो चैलेंज तो सबसे बड़ा यही है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कि हमारे फार्मर्स काफी ज्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन देखते हैं। क्योंकि बच्चा उनके यहाँ पर, जैसे मान लो कि लेट्स टॉक अबाउट यूएसए में ज्यादातर क्रॉप सब्सिडाइज्ड होती है। सब्सिडाइज मतलब ये लगा लो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने किसानों को पैसा दे देती कि जाओ अपनी जिंदगी जी लो, और वो अपनी क्रॉप्स को बेच के और पैसा कमा लेते हैं। सो सब्सिडी हमारे इंडिया में उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, हमारा फार्मर बहुत सफर करता है। तो हमारे फार्मर सफर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फिर अपनी क्रॉप एक मार्जिन पर रखनी पड़ती है, जितनी उन्होंने मेहनत करी है उतना पैसा तो वो निकाल लेना, लेकिन दूसरे इंसान को मेहनत ही नहीं करी, उसकी गवर्नमेंट इसको ऑलरेडी पैसा दे दिया है, राइट। तो हमें इंटरनेशनल बहुत ज्यादा फोकस है, सब्सिडी हमें बहुत कम मिलती है।
प्रोडक्शन बढ़ जाती है जिसकी वजह से रिडक्शन हम लोगों को मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज पर टैक्स लगा देती है, फार्मर्स इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे एग्रीकल्चर फील्ड में, और अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून की वजह से बहुत ज्यादा क्रॉप फेल भी होती है, जिसके वजह से लोग मोटिवेशन ही नहीं पा पाते हैं ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो कर पाए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आज पढ़ा लिखा इंसान तो बहुत रेयर ही जा रहा है, ठीक है बच्चा। सो दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्रीकल्चर पोर्शन, ठीक है। इतनी दिक्कत परेशानी किसी को आई तो जल्दी से बता दो, इतनी दिक्कत परेशानी इस पूरे सेशन में किसी को आई तो जल्दी से बता दो, फिर हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से बता दो।